गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 11 सितंबर 2024 को जो CGL प्री का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी 3 शिफ्ट 11 सितंबर 2024 को हुई थी। और इससे पहले हमने 2 क्लास ली थी, जिसमें हमने 9 और 10 सितंबर की 3 शिफ्ट का रिवीजन 2 क्लासेस में कंप्लीट किया था। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वो ना देखे तो पहले वो देख लें। और आज की क्लास में हम करेंगे 11 सितंबर 2024 की CGL प्री के 3 शिफ्ट का रिवीजन। जो मेंस क्लास होगी, जो मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये PYQ के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो इस क्लास की PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में होंगे 75 क्वेश्चंस और 75 क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं सदी तक किस राजवंश की राजधानी रहा था? तो ये रहा था मैत्रक वंश की राजधानी। और चालुक्य वंश की राजधानी क्या होती थी? चालुक्य वंश की राजधानी होती थी बादामी। पल्लव वंश की राजधानी क्या होती थी? तो यहाँ की राजधानी होती थी कांचीपुरम। और वाकाटक वंश की राजधानी होती थी नंदीवर्धन। यहाँ के फाउंडर थे। और यहाँ की राजधानी क्या होती थी? तो इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो अधिक जनसंख्या के कारण क्या होता है? तो अधिक जनसंख्या के कारण भूमि और अन्य नवीकरणीय साधनों पर दबाव बढ़ जाता है। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडारण, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तभी ही पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन होंगे। और यदि भूमि और नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव होगा तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण होगा? तो भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है और सही कथन का चयन कीजिए। उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे किए थे। तो ये पॉइंट है गलत। तो सही कथन कौन सा है? तो सही कथन यहाँ पर है 1 और 3 सही। और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। और इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो यानी कि ये 2012 में शुरू हुई थी। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना को लागू करती है। और इसको 2012 में ये शुरू हुई थी और 2017 में इसको 5 साल पूरे हो गए हैं। तो ये 2 कथन यहाँ पर सही हैं। निम्न में से किस वर्ष में भारत में ICC क्रिकेट विश्व टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की? तो किस वर्ष नहीं की? 1983 में नहीं की। और कब कब की? 1996 में की, 2011 और 1987, इन 3 वर्षों में की और 1983 में नहीं की। निम्न में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? तो वृद्धि किस में हुई है? व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि हुई है। और बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र के बारे में बताया गया है, जिसको सामान्य तौर पर बजट ही कहा जाता है। और बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजट से मिलकर बना है, जिसका मतलब है चमड़े का थैला। और पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में बजट को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है? तो ये लिखी है किरण बेदी के द्वारा। और किरण बेदी कौन थी? तो किरण बेदी एक महिला IPS अधिकारी थी। पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी।
और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की एक पुस्तक बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। और द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? तो कौन कौन साझा नहीं करता? तो भूटान और मेघालय आपस में कोई सीमा साझा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से संबंधित कौन से कथन जो गलत हैं उन पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से पहले कथन गलत है कि IIPDF इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, तो ये कथन यहाँ पर गलत है और इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में। और IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। तो ये दोनों कथन है सही और इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में। तो इसमें केवल एक ही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया पंकज उधास को। सब ए बारात किस धार्मिक समूह के द्वारा मनाया जाता है? तो सब ए बारात फेस्टिवल मुसलमान समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। और जैन धर्म में संथारा पद्धति होती है। और संथारा पद्धति क्या होती है? जब जैन धर्म में कोई अनुयायी होता है तो वह अपने जीवन के अंतिम समय में होता है तो वह खाना पीना त्याग देता है, तो खाना पीना नहीं खाता, जिस कारण उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा जैन धर्म में माना जाता है। और ऐसी होती है संथारा पद्धति जो जैन धर्म से संबंधित है। और पारसी धर्म का नववर्ष क्या कहलाता है? तो पारसी धर्म का नववर्ष कहलाता है नवरोज। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, अब है हमारे सामने पुस्तक और उनके लेखक। ताज उल मासीर ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है हासम निज़ामी की। खजाइन उल फतू ये पुस्तक किसकी है? तो यह है अमीर खुसरो की। तारिक ए फिरोज शाही ये पुस्तक है जियाउद्दीन बर्नी की। और तारिक ए मुबारक शाही ये है याहया बिन अहमद सरहिंदी की। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेजिमुंड उत्प्रेरक के रूप में भी। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये सन 2021 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। 2 शाखाओं में विभाजित निम्न में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में। और चेन्नई में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल के नेता थे। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। और इन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये कौन बनी थी? तो ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? भारत अपना संविधान दिवस और इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था रावी नदी के किनारे। और 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा भी
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी और इसी उपलक्ष्य में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उसको लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की तारीख आ रही थी और 26 जनवरी को स्पेशल तारीख बनाने के लिए या उसको इतिहास में याद रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत अपना संविधान दिवस मनाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन वर्गीज कुरियन का जन्मदिवस होता है और वर्गीज कुरियन 1970 में ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड को ही दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो इनमें से था तानसेन, और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था और ये इंदौर से संबंधित थे और इंदौर में ही तानसेन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो ये माना जाता है मुंबई मैराथन। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, भारत के द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 2008 में। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। मणिपुर से संबंधित कौन सा क्लासिकल डांस है? तो मणिपुर से है मणिपुरी। और केरल से दो हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश से भी एक है, आंध्र प्रदेश से एक कौन सा है? कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु से एक कौन सा है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम। और उत्तर भारत से है कथक। और असम से संबंधित है नवीनतम क्लासिकल डांस जो है सत्रिया, और ये शंकरदेव के अंकिया नाट पर आधारित था। 21वां क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ब्रिटेन में बनी थी लेबर पार्टी की सरकार और चर्चिल यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए थे। नाभिकीय विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधियों के द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? तो ये होती है गामा तरंग में। नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे महालेखा प्रेक्षक और लेखा विभाग कहते हैं। और महालेखा प्रेक्षक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है और भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है। और जो सरकार भी कुछ भी कार्य करती है उनका लेखा जोखा का कार्य करना नियंत्रक या महालेखा प्रेक्षक का कार्य होता है। और वर्तमान में नियंत्रक या महालेखा प्रेक्षक कौन है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी श्रेणी गोनिओलेक्स से संबंधित है? तो ये है डाइनोफ्लेटेस। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है? तो ये पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। ओजोन बनी होती है O3 से, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है ओजोन, और ये पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और अगर ये किरणें सीधी पृथ्वी पर आ जाएं तो मानव को स्किन कैंसर हो सकता है। और ओजोन परत समतापमंडल में मिलती है। ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन होती है, तो इसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट का रिवीजन। ये है हमारी 11 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। स्तंभ एक में दी गई अवधारणा को स्तंभ बी में दिए गए संबंधित विवरणों से पहचानिए। तो अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन होता है मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी। और मूल्य ह्रास ये क्या होता है? विनिमय की बाजार दर में गिरावट हो जाती है तो उसे कहते हैं मूल्य ह्रास। और अपस्फीति होती है घरेलू मुद्रा का संकुचन। और विनिमय नियंत्रण ये होता है विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय। तो ये सभी अवधारणाएं हमको ध्यान रखने की। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक
कमी होती है। उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस हाई कोर्ट में नियुक्त थी? तो ये केरल हाई कोर्ट में नियुक्त थी। और लीला सेठ किस हाई कोर्ट में नियुक्त थी? लीला सेठ नियुक्त थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश ये कौन थी? ये थी फातिमा बीबी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जुलाई 2021 के दौरान निम्न में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2024 में जीत दर्ज की थी? तो ये जीत दर्ज की थी नीरज चोपड़ा के द्वारा। और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध भी हरियाणा से ही है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी हुई हैं। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन खेल से है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया वह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? तो ये क्या कहा था? केसी हवियर के द्वारा। छठा क्वेश्चन है, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य हो और यहाँ पर चंद्रमा हो, जब ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो लघु ज्वार आते हैं। 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब का है? तो यह है केरल में। और सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे अधिक बहुआयामी गरीब कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम गरीबी भी यहीं पर दूर की गई है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग से पहले होता था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। और इसी के द्वारा ही 5 ईयर प्लान को शुरू किया गया था। लेकिन 5 ईयर प्लान टोटल 12 प्लान हुए और 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 19वीं विश्व चैंपियनशिप जो 1952 में हुई थी। तो यह हुई थी भारत में। निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित कौन कौन है? तो रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सभी संबंधित हैं। ईरानी कप का संबंध भी क्रिकेट से ही है। डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना कप है जो फुटबॉल से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। और संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, रोवर्स कप, इन सभी का संबंध भी फुटबॉल से ही है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, टेक्सास वलीचियाना जुक एक औषधीय पौधा है जो किस राज्य में मिलता है? तो ये मिलता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार जीवन का तीसरा चरण क्या कहलाता है? वैदिक जो जीवन था उसमें व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मान ली जाती थी। और 100 वर्ष में 25-25 को 4 बार डिवाइड किया जाता था। 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 तक। इसको 4 आश्रम में विभाजित किया जाता था। पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा होता था संन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था, इसमें शादी करके अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करता था। इसके बाद व्यक्ति जंगलों में भाग जाता था और 75 के बाद वाली आयु में व्यक्ति संन्यास ले लेता था। और इसमें तीसरी पूछी है तो तीसरा होता था वानप्रस्थ आश्रम। तो वैदिक
जीवन के अनुसार जीवन का तीसरा चरण माना जाता था। 12वां क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्ने किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ये किराना घराना के प्रतिपादक और किराना घराना के फाउंडर माने जाते हैं अब्दुल करीम खान। 13वां क्वेश्चन है, चितानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित है? तो ये यक्षगान नृत्य से संबंधित है और यक्षगान नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। निम्न में से किस युद्ध में भारत को ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लासी की लड़ाई को, और ये हुई थी 23 जून 1757 को, और इसमें नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ अन्याय किया था, और इसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। वनडिवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि ये कब हुआ था। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बगान मालिकों के द्वारा सौंपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था चंपारण सत्याग्रह में, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और इसमें बगान मालिकों के खिलाफ गांधी जो थोपी गई थी तीन कठिया प्रथा, जो नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे, तो इसके खिलाफ एक आंदोलन किया गया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा %% तक की FDI की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी थी। तो ये दी थी 74% तक की स्वीकृति। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी, और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र या पहला सुल्तान था जिसकी युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश से संबंधित, और मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी तुगलक वंश से संबंधित था। और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा सुल्तान कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। और दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों के द्वारा शासन किया गया था। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, और 5वां था लोदी वंश। पहला गुलाम वंश, इस वंश के सभी शासक किसी न किसी के गुलाम रहे थे, और इसकी स्थापना 1206 से 1290 तक हुई थी, और इसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और सैयद वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और लोदी वंश के फाउंडर थे बहलोल लोदी। और खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया गया था, और इसने जो किसानों को एकता प्रदान किया जाता था, एकता के बदले स्थायी वेतन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये है नाभिक और लिपिड चयापचय। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या कारखाना कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये तीनों सही हैं, और यहाँ पर गलत सुमेलित है ऑप्शन नंबर 4। 2022 की स्थिति के अनुसार भारत किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? तो सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे 2022 के तहत है मिजोरम राज्य में। लेंस की ऑप्टिकल पावर या प्रकाशीय गति किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। जब हैलो एल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? तो ये करते हैं ग्रीग्राड अभिकर्मक का उत्पादन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो ये करता है अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 60, इसमें किसका वर्णन है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है? तो ये है अनुच्छेद 352 में।
और राष्ट्रपति भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के साथ तहत वित्तीय आपातकाल। और इन तीनों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन 356 राज्य में घोषित किया जाता है, 352 संपूर्ण देश में, और 360 का यूज अब तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन। तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, और ये कौन कौन होते हैं? जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा होती है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि मछली के हृदय में 2 भाग होते हैं। जैसे मानव के हृदय में 4 भाग होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। उसी प्रकार मछली के हृदय में 2 कोष्ठ या प्रकोष्ठ होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी शिफ्ट का रिवीजन। ये है हमारी थर्ड शिफ्ट, जो 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? जब लोग 1 वर्ष की एक निश्चित अवधि के दौरान लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन, रिसोर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार रहते हैं। ऑफ सीजन, सीजन से ही हो गई मौसमी बेरोजगारी। जो सीजनल बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो ये सीजन में होती है, जब पर्यटक ज़्यादा आते हैं तो वे काम पर लगे रहते हैं, और जब पर्यटक नहीं आते तो वे बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऑफ सीजन में वे बेरोजगार होते हैं, तो ये होती है मौसमी बेरोजगारी। 1909 में पार्लियामेंटो सुधारों में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करें। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी इसको कहते हैं, और इसे पार्लियामेंटो अधिनियम कहते हैं। और उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की थी, ये भी कथन सही है। और मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में जो भी हिंदू बहुल इलाका है उसमें हिंदू ही खड़े होंगे और हिंदू ही उसको वोट देंगे। और जो मुसलमान कोई खड़ा हो गया है तो मुसलमान व्यक्ति ही उसको वोट दे सकते हैं। तो ये थी पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो 1909 के पार्लियामेंट अधिनियम के तहत आई थी। एक बीजपत्रीय पत्तियों में संवहन मंडल के समान आकार का कण क्या होता है? तो यह होता है समानांतर सिरा। लता मंगेशकर को वर्ष में भारत रत्न दिया गया था, तो ये दिया गया था सन 2001 में। और भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार या पहली संगीतकार कौन थी? 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी। और दूसरे संगीतकार 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया था। और 2001 में 2 संगीतकारों को दिया गया था। लता मंगेशकर जो भिंडी बाजार घराने से संबंधित थी, और एक थे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान को 4 शीर्ष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। पोष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान में किस जिले में वारचन पाए जाते हैं? वारचन क्या होता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को ही कहते हैं वारचन। और ये जैसलमेर राजस्थान में होते हैं। निम्न में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को सर्वोत्तम वर्णन करती है? माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? यह एक ऐसी बैंकिंग सेवा होती है जो उन बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं होती है। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? वे बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्ति जिनके पास अन्य वित्तीय सेवाओं की पहुंच नहीं होती है, तो उनको ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत उस समय होता था उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 24 जनवरी 1950 को ये बन गया उत्तर प्रदेश राज्य। और यहीं पर सबसे अधिक विधानसभा की सीट है। विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीट है 403। और विधान परिषद की सीट है यहाँ पर 100। और लोकसभा की सीट है 81। और राज्यसभा की सीट यहाँ पर है 31। और यहीं पर गोरखपुर में हुआ था चोरा चोरी घटना, जहां पर 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन करने वाले जो भीड़ थी वो अहिंसक रूप धारण कर लिया था। और उन्होंने एक गोरखपुर में पुलिस थाने को फूंक दिया था, जिसमें पुलिस वाले भी मर गए थे।
और इससे प्रभावित होकर, इससे दुखी होकर 9 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सोने के दिनार और चौथाई दिनार और तांबे के एकल मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक था। सुंग वंश के फाउंडर का नाम था पुष्यमित्र सुंग। और वाकाटक वंश की राजधानी बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में, और इसके फाउंडर कौन थे? एलन के नियम से हमारा क्या अभिप्राय है? एलन का नियम क्या होता है? ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम हो। तो ऐसी थ्योरी किसने दी थी? एलन ने दी थी। महाल नौविस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो ये था दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार, और ये थी 1956 से 61 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना ये थी 1951 से 56 तक, और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और पंचवर्षीय योजना ये शब्द हमने किस संविधान से लिया गया है? तो ये हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। 5 ईयर प्लान को जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में। निम्न में से कौन सी योजना उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है? तो ये बनाती है ABCID। ABC का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये अभी हाल ही में बनने लगी है। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये एक ID बनती है, जो डिजी लॉकर ऐप में जाकर बनती है, और इसे कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। 18वीं सदी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, जिसमें फ्लोजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं है? तो यह है एंटनी लेवोजियर। एंटनी लेवोजियर इसमें शामिल नहीं है। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं 7। और नेटबॉल में भी होते हैं 7। और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी। निम्न में से किस संविधान में भारत ने कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाली संस्था या संविधान कौन सा है? तो यह ब्रिटेन देश का संविधान। और अमेरिका के संविधान से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को लिया है। और इसलिए भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से हमने DPSP लिए हैं। और कनाडा के संविधान से हमने भारतीय संविधान के अर्ध संघात्मक प्रणाली ली है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 166। वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस स्टेशन का चयन किया गया है, जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियाँ हैं? कांचीपुरम साड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं? तो ये तमिलनाडु की हैं। और तमिलनाडु में स्टेशन कौन सा है? चेन्नई सेंट्रल है। निम्न में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों से पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय दिया? और राजधानी स्थानांतरण किसने किया था? इब्न बतूता ने यह बताया। और इब्न बतूता 1333 में भारत में आया था। और ये मोरक्को अफ्रीका का एक यात्री था, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी है। और ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 ऐसे निर्णय लिए थे जो सही होते हुए भी गलत साबित हो गए थे। उसने ऐसा निर्णय कुछ सोच समझ कर लिया था, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी और उसके हर निर्णय उसके लिए असफल रहे। तो इसलिए उसको पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। और उसने ही देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। और ये निर्णय उसका काफ़ी असफल साबित हुआ था। और ऐसा इब्न बतूता ने बताया है कि दिल्ली के लोग सुल्तानों को अपशब्दों भरा पत्र लिखते थे और सुल्तान उनको बुलाता था और उनको दंडित करता था।
एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर हो। तो इसमें समय लगेगा 5 सेकंड का। मई 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया था? दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया था विनय कुमार सक्सेना को, और वर्तमान में भी यही है। और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है अतिशी मार्लेना। तो ये महिला मुख्यमंत्री है जो अभी हाल ही में बनी है, और अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सा? वाइड बॉल है, विकेट है, नो बॉल है और ड्यूस। ये शब्द है टेनिस से संबंधित। और ये शब्द कब यूज किया जाता है? जब टेनिस के खिलाड़ी दो होते हैं, दो टेनिस खिलाड़ी के होते हैं और दोनों के पास 40-40 पॉइंट होते हैं, और एक खिलाड़ी को एक साथ एक के बाद एक लगातार 2 पॉइंट लेने होते हैं। तो इस स्थिति में ड्यूस का यूज किया जाता है, और ड्यूस शब्द टेनिस का एक शब्द है। भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचना के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है जल संग्रहण संरचनाओं के लिए। हिंदुस्तान शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को सन 2000 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको दिया गया था पद्म विभूषण सन 2000 में, और ये बांसुरी से संबंधित है। पन्नालाल घोष, इनका संबंध भी बांसुरी से ही है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोगों के लिए लगभग कितने मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था? तो 1000 परमाणुओं पर मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के 75 क्वेश्चन, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और इनके साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की भी चर्चा की है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।